मैनेजर, ये इन्होंने गोवा कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो अपनी जब चॉइसेस भरोगे तो फर्स्ट चॉइस अपनी दिल्ली भरना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बॉम्बे में पढ़ो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, बॉम्बे इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट। मॉड्यूल होता है उसमें 6 महीने आप कॉलेज में स्पेंड करते हैं और 6 महीने आप एक होटल में एज ए ट्रेनी काम करते हैं। ओबरॉय होटल जो बॉम्बे में नारीमन पॉइंट पर है, मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं मेरी सिलेक्शन वर्क एक्सपीरियंस के लिए ओबरॉय में हो जाए, और वो हो गई। उस टाइम पे हमें जो मंथली स्टाइपेंड है वो ताज और ओबरॉय की सैलरी कम थी और ये स्टार्टअप कंपनी ज्यादा सैलरी। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं राहुल सोलंकी और हम हैं भारत के सबसे हटके पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक शेफ़, एक ऑथर और एक सिंगर। तो तीनों बहुत ही अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जो कि जिस सादगी से, जिस पॉजिटिव इमोशन के साथ ही अपनी बातें, अपने इमोशन और अपने खाने को भी प्रेजेंट करते हैं, वो दिल को छू जाती है। उसमें लगता है कि ये जिस गहराई और जिस डीप इमोशन के साथ कुछ भी बात सामने रख रहे हैं, एक सच्चाई है उसमें। तो मैंने जब पहली बार इनके पोस्ट को देखा तो, या फिर इनके प्रोफाइल को देखा, तो मुझे एक वो सादगी टच कर गई। और फिर मुझे जानना था कि किस जर्नी पे ये चले, किस इमोशन के साथ इन्होंने अपनी लाइफ को जिया है, क्या सीखा है, और वो उसी ज्ञान के लिए आज हम बैठे हैं। तो सबसे पहले और ये यूके से बिलोंग, मतलब यूके में है आजकल, है लेकिन इंडिया नहीं। तो वो भी जानेंगे कि एक जर्नी अपने देश से दूसरे देश में जाना, एक नया काम सीखना या फिर कुछ नया करना, अपने बलबूते पे खड़े होना, वो भी कितना टफ रहता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो स्वागत है मनप्रीत सिंह जी। मेरे को नाम तो नहीं लेना चाहिए आपका, लेकिन आप बताओ, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? मैंने कुछ नाइंसाफ़ी तो नहीं करी? और आप क्या बुलाऊं मैं आपको? मनप्रीत जी बुलाऊं, सर बुलाऊं, क्या आप क्या चाहते हो मैं संबोधित करूं आपको कैसे? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, आपने मेरे से बात करना चाहा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। आप जो ये पॉडकास्ट और जो ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपके एपिसोड्स हैं। वो कुछ टाइम हो गया है हमें बात करते कि कब बात करेंगे, आज अल्टीमेटली बात हो रही है, सो इट इज़ वेरी नाइस। जो सवाल आपने पूछा उसका जो आपका दिल करे, हर इंसान, क्योंकि ये कंफर्ट की बात होती है कि आप क्या चाहते हैं, जो सामने आपके बैठा है, आप उस इंसान को कैसे एड्रेस करना चाहते हैं, वो आपके दिल से क्या उठ रहा है, वो आप वैसे ही एड्रेस करेंगे। हाँ, तो वही एक्सेप्टेबल है। पर उसमें एक मेरे को, मतलब ऐसा सुना है सबने, अच्छा लगता है हमको, यंग सा फील होता है जब कोई नाम लेता है ना, बहुत दिनों बाद। मेरे को ये लगता है कि नाम लेने में और सर बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि जब तक कोई किसी को जानता नहीं है और कुछ बातचीत नहीं करी है और सर बोल रहा है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल रखने की बात कर रहा है। और नाम ले लेता है तो बंदा लगता है कि हाँ ठीक है, वो हल्का सा, पता नहीं, साइकोलॉजिकल हो सकता है। खैर, हम इधर आ गए। आप कैसे अपने आप को देखते हो आजकल? पीछे मुड़ के देखते हो, अब इस टाइम पर खड़े होके देखते हो कि मैं कहाँ से चला था, कैसी जर्नी है? कभी ऐसा मिलता है आपको टाइम पीछे सोचने का, बैठने का, कि अरे कितना दूर निकल आए हम? हाँ, ये आई थिंक ये हर इंसान को ये याद रखना चाहिए। हर एक की जर्नी अलग अलग है, सो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, कोई तुलना नहीं हो रही। पर ये याद रखना कि हमारा पास्ट कैसा था, स्पेशली अगर हम अपने प्रेजेंट को पसंद करते हैं और हमें ये लगता है कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जब हम खुश हैं, हमने कुछ अपनी जिंदगी में कोई उपलब्धियां हासिल कर ली, कुछ अचीव कर लिया है, या हमारा कोई स्टैंडिंग सोसाइटी में या अपने परिवार में या करियर में एक लेवल पर पहुंच गई है और पहले वैसी नहीं थी, तो ये बहुत जरूरी है टू थिंक बैक और ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, शुक्राना करना कि हम क्या थे और हम कहाँ पर आ गए। तो ये डेफिनेटली मैं कई बार इस चीज को रिफ्लेक्ट करता हूँ। ट्रू। तो क्या फील आती है उसके बाद कि बहुत सही, मतलब मज़ा आ गया, कि कहाँ से चले थे, या फिर ये लगता है कि अभी और हासिल करना है, कुछ और रह गया?
कुछ और नया करना है? मैंने अपना बचपन एंड सम पार्ट ऑफ माय टीनेज इयर्स, लेट टीनेज इयर्स एज वेल, हमने किराए के मकानों में काटी है। तो वो किराए के मकानों में रहना आसान अब हो सकता है, इंडिया में बदलाव आ गए हों और इतना तंग ना महसूस करते हों शायद किराएदार। पर वो ऐसा समय था जब किराएदार टाइम टू टाइम कहते थे जी आप किराया बढ़ा दीजिए, वो हमें तो अब इतना चाहिए, या मकान खाली कर दीजिए क्योंकि हमें दूसरा किराएदार ज्यादा किराया देने वाला मिल गया है। और फिर वो मकान मालिक जो थे वो उनका तंग करना किराएदारों को, उन पे ताने कसना, हाथोपाई होना, गाली गलौज होना, तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी जिंदगी में बहुत छोटपन में देखे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी दोनों एक दुकान चलाते थे, होलसेल व्यापारी थे धागे के, क्योंकि लुधियाना में होजियरी नेटवेयर का काफी काम है, मशीन पार्ट्स, मशीन टूल्स वगैरह का भी वहाँ पे है काफी काम। पर वो धागे का व्यापार करते थे, यार्न ट्रेडर्स थे। तो मेरे फादर अकेले थे, एज इन दी ओनली सन, और तीन बहनें, तो मेरी तीन बुआ है। तो उनकी, तो ये इंडियन साइकोलॉजी, हम सब इस साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं कि जो बेटियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी बाप पर बहुत बड़ी होती है, स्पेशली क्योंकि फादर सोल अर्नर होता है। तो वो जमाना वैसा नहीं था कि एवरी वुमन वाज अ वर्किंग वुमन, इन द सेंस वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर वर्किंग। अब वो प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ गया है। राइट। तो हमारी दादी तो काम नहीं करती थी, शी वाज अ होम मेकर, और ना ही हमारी को बुआ, डिग्री विग्री सब ने ली, लेकिन कोई नन ऑफ देम वर वर्किंग। तो ये एक जिम्मेदारी होती है एक बाप पर कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बड़ा करना है, अपने परिवार को पालना है, फिर बाद में शादी करनी है। तो वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल करते रहे, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास जब दो चार पैसे आए, कोई जमीन खरीदी, लेकिन मकान नहीं बना पाए। तो वो इट्स सो दिस वाज अर्ली इयर्स ऑफ माय जर्नी। तो तब मेरे माइंड में ये बात कैसे आ गई कि भाई अब ये अपना मकान होना चाहिए, अगर अपना मकान नहीं है तो ये जिंदगी जो है ये बड़ी बहुत ज्यादा आपको तंग करेगी। तो ये मेरा एक गोल बन गया। कैसे करूंगा उसको, मैं उस गोल को कैसे अचीव करूंगा, ये तो मुझे नहीं पता था, पर ये जरूर माइंड में था कि अपना मकान जरूर क्या बात। बनाना है। तो वो एंड आई थिंक मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की कृपा से हुआ है, और इफ आई मे यूज दैट वर्ड, एक्सीडेंटली हुआ है। तो थिंग्स हैव हैपेंड टू मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। हो गए, वो स्कूल क्लियर हो गया, उसके बाद एजुकेशन में चले गए, जॉब लग गई, कुछ दो चार पैसे सेव हो गए। एक्सीडेंटली मेरे को जिस कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने कहा कि तुम्हें लंदन भेजना है, तो मेरे को लंदन भेज दिया गया। तो दो चार और पैसे यहाँ पर बच गए, थोड़े पैसे मैंने भेजे, थोड़े अभी फास्ट पेरेंट्स ने फॉरवर्ड कर सेव दिया कर आपने, रखे थे मेल कार्ड। रोकते फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपने, बहुत सारी चीजें एकदम एकदम से यूके मैं पहुंचा नहीं, दिया। बात को ब्रीफ रखना चाह रहा था। हम पहुंच गए, हम समझ गए कि फाइनली अच्छा हुआ कि मतलब आपने बता दिया कि एक जो आपको एक ड्रीम था, जो मतलब एक खोज थी कि घर की, अपने घर की, वो इस पूरी जर्नी से आपने कैसे न तैसे करके यूके पहुंच के। पर हम आते हैं, उधर भी आते हैं, तो अब बड़े हो रहे थे बचपन में। तो सबसे पहले मैं भी कुछ लिख के बैठा था, मतलब लिख के क्या, गूगल ही करके बैठा था, खाने से रिलेटेड मेरे को ढूंढना था कि मैं शायरी कुछ सुनाऊं आपको, आप बताओ, फिर उस पर सजेशन दो कि, या अपनी भी आप एक मैं इधर से पेश करूंगा, आप चाहो तो अगर जो आपको याद हो पेश करना। तो मैंने जो ढूंढी थी वो ये कुछ ऐसे थी कि कुछ लोगों के साथ में ही अलग सा और गजब सा स्वाद होता है, कुछ लोगों के साथ में गजब सा स्वाद होता है, वरना यूं ही किसी के चले जाने से रोटियां बेस्वाद नहीं होती। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत तो खूब। इसका इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये तो आपने, वो जैसे वो मुशायरे में बैठे होते हैं, जो एक शायर कभी कुछ कह देता तो दूसरे जो लोग हैं वो लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब का मतलब होता है कि जवाब ही नहीं है कोई देने। ये तो नहीं, आपने मुझे लाजवाब कर दिया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही ढूंढ लेते हैं जो थोड़ा थोड़ा बहुत
डीप भी हो जाए, थोड़ा बहुत खाने की बात हो जाए, बट फिर भी आपको कुछ तो याद आता होगा बचपन में। जैसे आप जब बचपन में बड़े हो रहे थे, जैसे आपने बताया क्रिकेट देखने का, खेलने का शौक था बड़ा। तो अब कहाँ हैं हम बचपन में, पहले तो हम वहाँ पे चलते हैं। और कौन कौन था फैमिली में, किसको आप देख रहे थे, बड़े हो रहे थे देख कर कि अरे कितना कितना अच्छा स्ट्रांग पर्सन है। तो बचपन में चलते हैं थोड़ा, बचपन में और ईयर भी बता एक देना आप, जॉइंट फैमिली। किस ईयर में। हाँ जी। ईयर भी बता देना किस ईयर हाँ में तो है आप। इस ईयर, हाँ तो ये मैं 1975 की मेरी पैदाइश है। लुधियाना में मेरा जन्म हुआ। और दादा दादी, मेरी दो बुआ जो उस टाइम पर अनमैरिड थी, मेरे पेरेंट्स। एंड दैट इज हाउ ही स्टार्ट्स। और बस जैसे ही कुछ साल और के बाद मेरी एक एक बुआ जो बड़ी हैं, वो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी। माय फादर वाज द ओल्डेस्ट, पर उनकी ही वाज द सेकंड वन टू गेट मैरिड। और ये एक बहुत कॉमन है हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में कि जो लड़की बड़ी होती, चाहे वो भाई से छोटी भी हो, तो उसकी शादी पहले होती। हम्म। तो ऐसा ही हमारे परिवार में भी हुआ। कुछ साल बाद मेरी जो मंझली, जो नंबर 2 वाली बुआ है, उनकी शादी हुई। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मदर को पढ़ने का शौक था, और मेरे फादर ने उनको पूरी तरह सपोर्ट किया। टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे मेरे मदर, और हुआ भी ऐसा ही कि वो टीचर क्वालिफाई हो गए वो। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पहली उनको पोस्टिंग मिली, वो लुधियाना में नहीं मिली, वो बाहर मिली। अ, वो जम्मू कश्मीर में वो चले गए। इतनी दूर। तो वो थोड़ा सा झटका सा था मेरे लिए, क्योंकि एक एक छोटे बच्चे के लिए माँ का साथ में ना होना, वो और साथ में ना होना, वो ऐसा होता था कि जब कोई छुट्टी है तो हम चले गए मिलने, या वो आ गए, तो वो गैप पड़ जाता। ड्यूरिंग माय अर्ली इयर्स मेरे फादर ने मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की। हालांकि मेरा बॉन्ड सबके साथ बहुत स्ट्रांग था। और तब तब ऐसा युग भी था कि किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो हम फोन करके या मैसेज करके नहीं जाया करते। वो हम हाँ। पहुंच जाया करते थे, बस वो चाहे चाहे वो जर्नी 5 6 7 घंटे की क्यों ना हो, वो पहले से कोई खत या टेलीग्राम ही लिखी जाती थी, या फोन नहीं किया जाता था, हम आ रहे हैं। हम्म। तो हम ऐसे ही पहुंच जाते थे। तो वो मेरी दादी के जो बहन भाई थे, सो मेरे पापा की मासियां या मामा जी वगैरह, वो वो यहाँ इस साइड पर भी जो मेरे फादर का परिवार, वो सब लोगों से हम लोग मिलते थे। तो ये उस टाइम पे चल रहा था। फादर को क्रिकेट का बहुत शौक था, अच्छा। और वो क्लब क्रिकेट भी खेला करते थे। अरे वाह। तो हाँ, तो वो सम हाउ टीवी टेलीविजन हमारे पास था। थैंकफुली बहुत सारे परिवारों में टेलीविजन नहीं था तब। वी वर लकी, वी वर फॉर्चुनेट, था हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो हम वो क्रिकेट जब चलता था तो पापा लगा देते थे। तो वो देखते देखते थोड़ा सा कुछ बन गया, कुछ रुझान हम्म। ऐसा क्रिकेट की तरफ। तो पापा को कभी क्लब क्रिकेट खेलते देखता था, कभी वो स्पिन बॉलर थे, और ओकेजनल बैट्समैन भी थे। तो वो गली का क्रिकेट हम सब लोग इंडिया में सब लोग खेलते हैं, तो मैंने भी उसी तरह से शुरू किया। हम्म। और गाने का शौक था मेरे फादर को बहुत ज्यादा। तो मैं उनको उनकी इस क्वालिटी से भी उनसे बहुत मुतासिर था। तो ये आई थिंक इन मोर वेज देन वन मेरे फादर मेरे लिए एक गो टू पर्सन भी बने, और मेरे लिए एक आई थिंक मैं उनको बहुत बड़ा मानता था अपनी जिंदगी में। बहुत बड़ा रोल उन्होंने मेरी जिंदगी में प्ले किया है। मेरे दादाजी भी मेरे रोल मॉडल थे। बहुत डिसिप्लिन थे। सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपनी फिजिक को, अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखना, रोज सैर पे जाना, नपा तुला खाना। और मेरे दादाजी की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो रोज अखबार पढ़ते थे। अंग्रेजी का अखबार, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अखबार आता था तो वो अखबार का कोई न्यूज पीस या कोई आर्टिकल पढ़ते हुए कोई ऐसा वर्ड उनके सामने अगर आ जाता था जिसका मतलब उन्हें नहीं पता, हम्म। तो वो फट से डिक्शनरी निकालते थे।
क्या बात है। तो वो डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग ढूंढते थे और फिर उन्हें कनेक्शन महसूस होता था कि अच्छा ये इस लाइन का मतलब ये है। तो हम्म। वो अपनी वोकेबलरी को उस एज में मतलब इन हिज इन मिड 50s अर्ली 60s एट दैट टाइम, और मैंने उनको देखा कि ये कमाल की सीखने की उनको कितनी दिस डिजायर टू लर्न, सही विच बात। इज वेरी रेयर। जैसे जैसे हम लोग उम्र हमारी बढ़ती है तो हम लोग सीखना शायद थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, हमें ये लगता है हमें बहुत कुछ आता है। तो हाँ। ये दादाजी में मैंने देखा कि उनको ये डिजायर दिया। ट्रू। तो ये एक बहुत सुंदर बात भी है कि आप जो भी मतलब कह सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंस हो रहे थे अपनी अर्ली एज में, वो अपने दादाजी से, अपने फादर साहब से। तो एक एक वैसा होता है ना कि हमको ही लगता है कि यार इतना ही स्ट्रांग बनना है। ये एक एग्जांपल की तरह लेते हैं, जैसे आपने बुआ वाला बताया था, वो तो हम लोगों ने भी देखा है अपनी फैमिली में कि जब तक घर में बुआओं की शादी नहीं हो जाती, तब तक जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो अपने लिए करना कुछ होता है कि या तो घर बनाना होता है या कुछ खरीदना होता है, वो होल्ड करे बैठे होते हैं कि चलो वो बाद में करेंगे, पहले मेन शादी वाला काम निपटा दे, चाहे वो बुआ की हो चाहे वो बेटी की हो। जो अपने अपने लिए कुछ करना होता है वो पहले जिम्मेदारी निपटा के फिर ही करते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत कुछ मतलब रिलेटेबल भी है। और दूसरा, फिर आपने बताया कि आपके घर में शायद दादी थी जो अच्छा खाना बनाती थी या नानी थी, तो खाना बनाने का एक हाथ का हाँ, स्वाद दादी, तो है। हाँ, बुआ भी थी। मजली बुआ की शादी हो गई कुछ साल बाद, और मेरी सबसे छोटी बुआ थी की शादी कुछ थोड़ा उनकी शादी में कुछ थोड़ा सा देरी हुई, एंड विच इज अगेन वेरी कॉमन, नथिंग अनयूजुअल। तो मेरी जो सबसे छोटी बुआ के साथ मेरा काफी अच्छा मेरी बॉन्डिंग बन गई। हालांकि अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। मेरे फादर और मेरी सबसे छोटी बुआ का करीब 12 साल का फर्क था। तो मेरा और मेरी बुआ के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। तो मेरे फादर उनके लिए बड़े भाई थे और मैं उनके लिए भले ही भतीजा था, लेकिन छोटा भाई जैसा बन गया। क्या बात है। वो खिलौना आया है घर में तो वो खिलौने के साथ खेलना है, तो हाँ। वो बड़ी बहन के जैसा रिश्ता मेरी बुआ के साथ बना। हम्म। और बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। कभी कभी हम लोग सैर पे निकलते थे किसी गार्डन वगैरह में, कोई आसपास जो घर के, वहां जाते थे। और मजे भी बड़े थे। वो कभी वो चाट खाने चले गए, तो कभी गोलगप्पे, तो कभी कुछ। तो उन्होंने भी होम साइंस का कोर्स एक टाइम पे ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे भी मेरे को। और मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बड़ा सिंपल सादा खाना था उनका, लेकिन स्वादिष्ट बड़ा होता था। तो भले ही वो आलू गाजर की सब्जी बनाएं या कोई गोभी बनाएं या कोई पराठा, जो कि इसमें कोई 5 स्टार ना कोई प्रेजेंटेशन होती थी और ना ही कोई फ्लेयर होता था, लेकिन वो ऐसी उनके खाने में मिठास, वो चीनी वाली मिठास नहीं, वो मिठास हाँ। जैसी, प्यार वाली आप आई मिठास। एम श्योर आप वो उनके खाने में बड़ी बहुत बहुत मिठास थी। तो मुझे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी मिली। मैं उनके साथ, अपने दादाजी के साथ, पिताजी के साथ कभी सब्जी वब्जी लेने चला जाता था सब्जी मंडी में। तो ये मेरी दादी के साथ बहुत सारे ऐसे अ, वक्त मैंने गुजारे कि वो स्कूल से आए, अब दादी ने कहा कि चलो अब सब्जी लेने जाना है, तो उनके साथ कंपनी करते थे। वो हर सब्जी वाले के पास सब्जी लेने के बाद वो एक तकिया कलाम सा था, वो एक वो स्टैंडर्ड फ्रेज थी, थोड़ा धनिया हर मिर्ची डाल देना। हाँ। तो जैसे कि हर हर जगह होता है। सही। तो वो धनिया और हरी मिर्ची डाली जाती थी थैले में, और मैं वापसी जो घर की होती थी, मैं धनिया की डंडियां और धनिया के पत्ते खाता हुआ घर वापस आता, या गाजर में या मूली तोड़ ली, वो खा लिया। तो वो बड़े वो समय बहुत आज भी बहुत याद आते हैं और बहुत खुशी दे जाते हैं। तो आपकी तो खाने की मतलब आपको पता नहीं था उस वक्त, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठता जा रहा था कि देखो खाना बनाना भी एक एक कुछ है जो घर में होता है, जिसमें देखा है लोगों को, मतलब दादी को देखा है कि भाई खाने बनाने में भी कुछ मेहनत तो लगती है, पता तो चल ही रहा था आपको, एक इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। बिल्कुल। उस टाइम पे नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे ऐसी रियलाइजेशन तो नहीं थी कि खाने में मेहनत लगती है या हाँ। क्या होता है, लेकिन हाँ, अप्रिशिएट जरूर मन ही मन में। तब ये कल्चर नहीं थी ये, अब ये बहुत हो गया। अब हमारी हाँ। कल्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। कुछ माँ बनाती है या दादी बनाती है, तो हम बोलते हैं ओ
ग्रेट फूड, थैंक यू और ये उस जमाने में इतना नहीं हुआ करता था, इतने फॉर्मल हम लोग नहीं बोलते थे कि बड़ा अच्छा खाना, ग्रेटफुल। वो बड़ा अच्छा खाना बनाया, वो चेहरे के हाव भाव बता देते थे, प्लेट साफ है, वो दैट वाज इनफ एविडेंस, बढ़िया बना। ट्रू। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी मेरी मामी जी जो है वो, उनके हाथ का मैंने कुछ साल बाद जब खाना खाया, हाँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मदर बाहर पोस्टेड थे, तो वो मेरे ननिहाल, मेरे नाना नानी और मौसियों के साथ मिलना थोड़ा कम सा हो गया था, क्योंकि मदर के साथ ही जाया करते थे। हम्म। तो कुछ साल बाद जब मामी जी के घर गए, तो उन्होंने जो खाना रखा वो तो बिल्कुल ही बाकमाल। तो आई वॉज कम्प्लीटली, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, बोल्ड ओवर। हाँ। और उन्होंने बड़े तरह के व्यंजन सामने रखे, और उनको बड़ा शौक था हाँ। खाना बनाने का, और छोटी सी उनकी किचन, आप मानिए कि 6 फुट बाय 3 फुट की किचन में क्या क्या वो प्रोड्यूस कर रही थी। तो आई थिंक शी वाज मच अहेड ऑफ हर टाइम्स, ट्रू। एक तरह की मास्टर शेफ ही कह लीजिए उनको तो। तो अब जब आप खाना, अब उस समय कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता था? मीठा, आपको मीठा खाना पसंद था, नमकीन, तीखा? मीठा मुझे हमेशा ही पसंद रहा है, लेकिन मीठा ऐसा कुछ वो हलवाइयों वाली मिठाई नहीं घर पे बनती थी। हाँ। पर हाँ, शौक बड़ा होता था कि कोई नामी गिरामी जो हलवाई हैं शहर के, वहां जाकर कोई रस मलाई खानी है, या कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई बर्फी है या लड्डू है, वो पसंद होता था हमेशा। हाँ। घर पे ज्यादा से ज्यादा कोई खीर बन जाएगी, हाँ। या कोई हलवा बन जाएगा, या कोई इस तरह की कोई जलेबी। अंडा वगैरह इतना ज्यादा नहीं था। जलेबी मिस कर दिया हमने, तो जलेबी। हाँ, नहीं, जलेबी नहीं बनी हमारे घर में कभी। बाहर। अ, बाहर। बाहर। बाहर जरूर गुलाब जामुन, समोसे, जलेबियाँ हाँ। वो एक जरूर चले हैं, एक वो लेकिन महंगाई की भी घर बात पर होती है नहीं। ना, ऐसा बोलते हैं, हमारे नाना वगैरह के साथ जब बैठते थे तो कहते थे कि 1 रुपए में थैला भर के सब्जी आ जाती थी। तो आपको कुछ ऐसा याद है कि उस टाइम पर तो इतने कम रुपए में ऐसा इतना सारा सामान आ जाता था, और अब इतने रुपए में मतलब इतने सारे रुपए में कुछ भी नहीं आता? तो ऐसा कुछ आपने याद किया है कभी कि उस समय कितनी महंगाई थी और आई आज? डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वो टाइम ऐसा था, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 1.5 रुपए की हाँ। थम्स अप की बोतल हुआ करती थी, वो 2 रुपए की हो गई। हाँ। वो 200 ml की हुआ करती थी उस टाइम पे, और फिर बाद में 250 ml, फिर वो बाद में कोक और पेप्सी वगैरह आए, वो तो बहुत बहुत बाद की हाँ। बात है। तो हमारे टाइम पे थम्स अप, कैंपा कोला चला करती थी, हाँ। और फैंटा होती थी। क्या तो बात। ये लिम्का, तो ये हम लोग पीकर बड़े हुए हैं। और वो जो कंचे वाली जो लेमन होती थी, हाँ। जिसको आप वो ऊपर वो फंटा, अब वो बोलते हैं उसको, अंगूठा कुछ रख, सोडा ही बोलते हैं। बंटे वाली। बंटे वाली, बंटे, हाँ, हाँ। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। पर अलग तो ही, तो अलग ही ये है। रिलेटिव बात है। हाँ। ये रिलेटिव बात है, आई थिंक महंगाई तो जैसा इट्स जस्ट आपने अ देखा थिंग। होगा कि छब्बीस आप जनवरी जिस युग में होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त पे, जैसे आपने एक किस्सा बताया था कि आपके फादर साहब को सिंगिंग का शौक था, तो वो पुश करते थे आपको कि जाया करो, ऐसे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं स्कूल में उन सब में पार्टिसिपेट नहीं लेते नहीं, रहना। जाया करो नहीं जी, वो देयर वाज नो जाया करो, वो हाँ। उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि जाया करो, उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया, बात खत्म। तो मैं 4 साल का था, और हाँ। उन्होंने एक एक कोई कंपटीशन कंपटीशन तो कोई सोशल सी गैदरिंग थी हाँ। किसी क्लब में, और वो एक क्लब के मेंबर थे उस टाइम पर, और उन्होंने उनको पता लगा कि बच्चों का कोई आइटम स्टेज पर होना है, तो उन्होंने मुझे तैयार किया, और मेरे साथ मेरी क्लास में, मैं छोटा, 4 साल की उम्र में आप नर्सरी रिसेप्शन में होते हैं, हाँ। तो मेरे साथ पढ़ने वाली एक और लड़की थी, वो भी मेरी उम्र की, वही 4-5 साल की। तो उन्होंने, मेरे फादर ने उसके पेरेंट्स से भी बात करी, और हम दोनों को उठाकर स्टेज पे उन्होंने खड़ा कर दिया, तुम, ये गाना है तुम्हारा। वो लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, वो कुछ गाएगी वाएगी नहीं, वो शी इज जस्ट देयर एज यू नो सपोर्टिंग, कंपनी, सपोर्टिंग आर्टिस्ट। सपोर्टिंग आर्टिस्ट, उसको कुछ करना कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद ये जो प्रोमिनेंट दिन हुआ करते थे स्कूल के कैलेंडर के, भले ही वो 15 अगस्त है, या 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, या जो भी बैसाखी। हाँ, तो उस सब यहाँ भगत सिंह जी की जो ये 18वें शहीदी दिवस
वगैरह, उस सब मेरे फादर ने मुझे गाने वो खुद मेरे से गवाते थे, क्योंकि वो खुद गाते थे तो वो कहते मैं ये गा रहा हूँ, अब तुम इस तरह से गाओ। तो हारमोनियम वगैरह कुछ नहीं था, वो मेरे फादर ट्रेंड सिंगर नहीं थे, और ना ही उन्होंने तो वो एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल से मैंने ट्रेनिंग ली। तो पर कमाल कमाल था उनकी उनकी बोलता हूँ कि आप अनट्रेंड या कुछ भी बोल लो, लेकिन एक जो मधुरता, मतलब जो एक स्वर चाहिए, जो एक मधुरता चाहिए आवाज़ में, वो इमोशंस के साथ आती है। और आपका ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि आप अनट्रेंड लगते हो। एक अलग ही, क्योंकि कितने टफ से टफ आलाप ले लेते हो आप। कभी कभी कोई गाना ऐसा गा लेते हो कि ऐसा लगता है कि शायद रेडियो में से या उस कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में से ये आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि आप, तो कहीं से भी नहीं लगता। मैं तो पूछने वाला था कि क्या आपने सीखा है, कितने ट्रेनिंग ली है आप? इनिशियल एज में तो नहीं, बट कहीं गए थे आप सीखने, कोई गुरु थे आपके, या फिर कैसे? हमारे हमारी संस्कृति में राहुल जी, एक गुरु शिष्य की परंपरा बहुत बड़ी मानी गई है। तो ये मेरी एक तरह से बदकिस्मती भी कहा जा सकता है कि मैंने संगीत के लिए किसी को गुरु धारण नहीं किया, मैंने किसी से शिक्षा नहीं ली, लेकिन मेरे फादर मेरे शिक्षक थे। आई थिंक हर एवरी पेरेंट, वो मदर हो या फादर को मदर फादर बनने की कोई क्वालिटी नहीं लेनी पड़ती किसी कॉलेज में। ये जिंदगी आप अध्यापक बनाती है। आप अपने छोटों को, अपने कॉलीग्स को, अपने सहकर्मियों को कुछ देते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, आप उनको कुछ सिखाते हैं। मेरे फादर मेरे टीचर बने। हालांकि मेरी मदर क्लासिकल म्यूजिक की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी म्यूजिक में, हालांकि उन्होंने म्यूजिक कभी पढ़ाया नहीं एज अ सब्जेक्ट, लेकिन जो पैशन, जो एंथुजियाज्म मेरे फादर में था, वो मुझे बाकियों में नजर नहीं आया। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें ज़िंदगी में सीखनी है, वो है सुनने की शक्ति। तो जितना ज़्यादा आप सुनते हैं और जितनी गहराई से आप सुनते हैं, वो उतनी ही चीज़ आपके अंदर आप एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, जैसे एक स्पंज है। और ये सीखना और आपकी अपनी क्षमता एक ऐसा स्पंज है जो कि ओवरफ्लो नहीं होता कभी, वो एब्जॉर्ब करता रहता है और साथ साथ में अगर वो कुछ बांट भी दे तो वो सूख नहीं जाता। तो ये जो सुनने की एबिलिटी है, हम सब लोगों का, एवरी दिस प्लैनेट आई फील हैज अ ड्यूटी टू डेवलप दिस स्किल। अगर आप में ये इनहेरेंट स्किल नहीं है, अगर आप में नेचुरली वो एबिलिटी नहीं है, तो इसे आप डेवलप कीजिए, सुनिए। और सुनने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आप किस लेवल पर सुन रहे हैं, वो आपके अंदर कितनी, ये जो बहुत सारे लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, जैसे कई बार अगर हम किसी दिक्कत में फंस जाएं, या डॉक्टर्स हैं या साइकोथेरेपिस्ट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट्स हैं, तो इन लोगों के पास जब आप जाते हैं, तो इन लोगों ने अपने आप को अपने प्रोफेशन की वजह से या किसी भी तरीके से ऐसा इनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि ये बहुत डीप आपकी बात सुन सकते हैं। और जब आप किसी को सुनते हैं, तो वो आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे हैं, आप इमोशंस सुन रहे हैं। किस चीज पर, किस शब्द पर, किस वर्ड पर, किस फ्रेज पर एम्फेसिस दिया गया है, और उस वर्ड, उस फ्रेज का क्या मीनिंग हो सकता है, ये सुनते हैं। तो संगीत भी बिल्कुल ऐसे ही है, और संगीत में मजा भी तब आता है। और इसीलिए हमें ये किशोर दा, रफी साहब या आशा जी या जो जितने भी महान सिंगर हुए, इनकी आवाज हमें क्यों छू जाती है? क्योंकि ये बिल्कुल इमोशन से गाते हैं, वो लिरिक्स को समझ कर गाते हैं, उसके हाव भाव समझ कर उसको उसकी अभिव्यक्ति होती है, दे देन ट्रांसलेट दैट थ्रू हाँ। म्यूजिक। इसमें इसमें तो मेरे पास यही हुआ मेरे साथ। इसमें मेरे पास हमेशा ऐसा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। हो सकता है मैं ज़्यादा दिमाग चलाता हूँ, कि जैसे किसी ने गाने में बहुत एक सैड सॉन्ग है, आपने भी देखा है कि पुराने सैड सॉन्ग इतने दिल को छूते हैं, लेकिन जब वो गा रहा होता है बंदा, उसके लिए तो मतलब वो गाना है, उसके लिए तो वो बोल है, उसके पास तो लिरिक्स गई थी ना बस।
तो उसने एक तो उसका इमोशन पकड़ा, फिर उस इमोशन के साथ अपने वर्ड मतलब अपना लहजा डाला, अपना एक एक स्टाइल डाला। तो जब आप गाते हो तो आप कैसे, मतलब कोई भी बंदा कैसे इमोशन पकड़ सकता है किसी भी गाने के, उसको गाने के लिए, या एटलीस्ट उसको अ, दोबारा से, जैसे मैं हूँ अगर अनट्रेंड सिंगर है, तो मैं अगर किसी गाने को या किसी स्टोरी को पकड़ूं और उसके इमोशन को पकड़ूं या एक लाइन के इमोशन को पकड़ूं, कैसे मैं समझूं किसी लाइन के इमोशन को, फिर मैं उसको बोलना शुरू करूं। तो आपको क्या लगता है, आपके पास क्या हैक है, ट्रिक है किसी भी लाइन के इमोशन समझने की? तो कोई ठीक नहीं है। आई थिंक ये इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स विच हैपेंस। आप वो कनेक्शन फील करते हैं क्योंकि इसमें ये बहुत सारे हैं। एक तो वो इंसान है जिसने उसको लिखे, द लिरिसिस्ट या शायर। पहले तो उस इंसान ने किस जाकर अपनी जिंदगी किस पड़ाव पर वो गीत लिख दिया, क्या चल रहा होगा उस समय। और इससे पता लगता है कि ये जो शायर, ये जो लिरिसिस्ट होते हैं, दे वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ट्रू। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होता है, और अपने आसपास, अपने समाज में, सोसाइटी में वो जो भी देखते हैं उसको वो दे पुट पेन टू पेपर और फिर वो लिरिक्स निकलते हैं। फिर उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर का एक रोल है, जो म्यूजिक डायरेक्टर उस इमोशन को पकड़ के उसकी धुन तैयार करनी, बिल्कुल। उन्हीं उसी इमोशन पर वो नोट्स या राग चुनना, हम्म। और फिर उसके बाद उस कलाकार को आइडेंटिफाई करना जो उस वो जो लिरिक्स है और जो म्यूजिक है उनके साथ जस्टिस कर देगा। हाँ। और फिर वो जो कलाकार, साथ साथ में म्यूजिशियंस भी हैं, जो दूसरे जो बैंड है, जो कोई हारमोनियम बजा रहा है, तबला या पियानो या सैक्सोफोन या जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में बज रहा है, उनकी भी बहुत नाकाबिले तारीफ हारमोनी हैं है। वो लोग भी। हाँ। तो उस वो सब समझ कर फिर जब सिंगर ने गा दिया है, और अगर आपने वो सारी चीजें सही से सुन ली हैं, तो फिर आप भी उसी इमोशन के साथ गा पाएंगे। वो गाना एक ही है, वो लग जा गले, लता जी का गाया हुआ। कितने ही लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने ये गाना गाया है, आप जैसे मेरे जैसे कई लोगों ने ये गाना गाया है। पर वो क्या ऐसी बात है कि वो लता जी की आवाज में जो जादू है उस गाने में, वो कभी रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता। हाँ। वो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उतनी गहराई से वो नहीं कर पाते। बट आई थिंक इट इज डाउन टू फीलिंग द इमोशन। थोड़ा हाँ। फील करके किसी भी करते हैं। उसी उसी के साथ मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे हम गाने की बात कर ही रहे हैं, बेशर्मी करना चाहूँगा मैं कि अगर आपका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, मोहम्मद रफ़ी साहब का, किशोर कुमार साहब का, कि लता मंगेशकर का भी गा सकते हो, आप किसी का भी गा सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी एक गाना जो आपको खाली बैठे समय या कुछ वैल्यू इमोशन रखता हो आपके लिए, अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दो उसके लिए, तो हमारा। ये बहुत ज्यादती होगी, और ये बहुत इट विल बी एन इंसल्ट टू ऑल दीज आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा कोई एक फेवरेट है ही नहीं। मेरा ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आप कोई अपना फेवरेट गाना, तो मेरा कोई भी एक फेवरेट गाना नहीं, मेरे हजारों फेवरेट गाने हैं। और सब वो जो हजारों हैं, जब मैं एक गाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे हाँ। बेटर वो दूसरा है। तो प्लीज़। वो एक से एक गजलें, एक से एक गाने हैं, तो कोई भी एक ऐसा नहीं है मैं पिन पॉइंट करके कहूँ ये यही है जो सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है। चलो मौसम आज के दिन के हिसाब से गा दो आप कोई सा भी। मैं क्योंकि मुझे पुराने ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई फेवरेट सॉन्ग। सो रफी साहब मेरे फादर के फेवरेट सिंगर थे। रफ़ी साहब के पहले तलत महमूद साहब को मेरे फादर बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन तलत महमूद साहब का टेन्योर जो है वो बड़ा ब्रीफ सा रहा। तो रफ़ी साहब का टेन्योर उनसे लंबा था, और रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, और इट सो हैपन कि मेरा रुझान रफ़ी साहब के गानों की तरफ कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये एक ये एक जो दोस्ती एक फिल्म थी, बहुत पुरानी फिल्म और बहुत पसंद की गई थी। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इसके गाने बहुत चले थे। तो ये एक इसका गाना है, एक इसके 2 लाइन मैं गाता हूँ।
ये भी उन हजारों गानों में से एक गाना जो मुझे बहुत पसंद। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। ये बस इसकी एक ही लाइन नहीं। इस समय गुनगुना दूंगा, हाँ। लेकिन एक मेरे को गाना याद आता है। एक फिल्म थी रजिया सुल्तान, अरे वाह। हाँ। वो हेमा मालिनी जी ने उसमें, हेमा मालिनी जी थी और अजीत साहब थे उसमें, सॉरी प्रदीप कुमार साहब थे, छोटा सा रोल था उनका, हेमा मालिनी के वालिद का रोल किया था उन्होंने। और धर्मेंद्र जी थे उसमें, याकूत का रोल जिन्होंने प्ले किया। उसमें एक देयर इज दिस पर्टिकुलर सेटिंग कि वो नींद नहीं आ रही है, हम्म। और एक वो गजल खयाम साहब की कॉम्पोजिशन है। वो गाना कुछ ऐसा है कि आई एम फॉरगेटिंग द लिरिक्स, लेकिन उसकी एक ऐसी लाइन है कि कोई अ, जब आपको रात में प्यार से कोई लोरी गाकर या कुछ ऐसा गाना गाकर आपको कोई सुलाने के लिए आए तो ही आपको नींद आएगी, हम्म। वरना आपको नींद नहीं आ सकती। तो इसकी ये बहुत गहराई, बहुत बारीकी से देखिए कैसे वर्ड्स लिखे गए और फिर उनको कैसे गाया गया। तो उसकी एक झलक, जो फीलिंग द इमोशन की बात हो रही है, कोई होठों से सुलाएगा, ये एक लाइन में कहते कोई होठों से सुलाएगा, हम्म। फिर दूसरी लाइन में कहते कोई होठों से सुनाएगा, हम्म। कोई होठों से सुनाएगा तो नींद आएगी, बन कर कोई आएगा तो नींद आएगी, बन कर कोई आएगा। ये अगर आप कभी फुर्सत में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए, बिल्कुल रात के 12-2 बजे हो और बिल्कुल सुनसान सड़क हो, और ये आप गाना प्ले कर दीजिए हम्म। और कोई डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास ना हो, तो यू विल बी एबल टू फील ये कैसे हाँ। जादुई म्यूजिक। पुराने गानों की ना एक और खासियत है कि वो आपको वहाँ से जहाँ भी आप हो वहाँ से उठा के कहीं और ले जाती है, मतलब आप उस जगह नहीं रह सकते। हाँ, ये पुराने गानों में ये बात जरूर थी, लेकिन आई थिंक आजकल नए फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। एक टाइम था जब मुझे नई फिल्मों के गाने ज्यादा पसंद नहीं आते थे, लेकिन ये बहुत सारे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आज की डेट में, ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मैंने कुछ महीने पहले देखी और उसके गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया है। और मिल्खा सिंह अरे। जी के ऊपर जो फिल्म हाँ। बनाई गई थी कुछ कुछ टाइम पहले, सारे तो गाने उसके भी अच्छे। बहुत हम्म। बाकमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये भी कुछ साल पहले है। राहत फतेह अली खान साहब, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल। ट्रू। मैं बहुत इज्जत करता हूँ हर एक सिंगर की, लेकिन आई थिंक राहत फतेह अली खान साहब ने तो सबको शायद पछाड़ दिया है। वो हारमोनियम किस स्केल, कितने लो स्केल पर शुरू हो, ऐसे स्केल पर पहुंच जाते हैं कि वो तो लगता है वो हारमोनियम को ही तोड़कर आगे निकल गए। तो कमाल है उनकी वर्सेटिलिटी, उनके गाने का तरीका, लिरिक्स बहुत अच्छे आज भी बन रहे हैं। सिंगिंग तो फिर कब आया करियर में आपकी पूरी, कह सकते हैं लाइफ में, शेफ होना पहले आया या सिंगिंग पहले आई? जैसा मुझे लग रहा है जैसे स्टेज पे आप चढ़ रहे थे तो उस समय सिंगिंग के साथ आपका क्या कह सकते हैं, तारुफ बोलते हैं, तारुफ हो चुका था, या फिर क्या कह सकते हैं, तारुफ ही बोलते हैं ना शायद वो। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड। उर्दू जबान तो इतनी ज्यादा मुझे नहीं आती, बट आई थिंक
you've chosen the right word. हाँ तो डेफिनेटली म्यूजिक प्रिसीड्स एवरीथिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, 4 साल की उम्र में मेरे फादर ने मेरे को स्टेज पर खड़ा कर दिया, तो वो म्यूजिक साथ साथ में चलता रहा। प्रोफेशन तो वो बाय चांस, एक्सीडेंटली मैं क्या हुआ था? इस तरफ मेरा ये आना कैसा हुआ। एक्सीडेंट है, हाँ बताओ। तो ये एक्सीडेंट ऐसा कि वो जब +2 में जब हम लोग होते हैं, 12वीं क्लास जिसको कहते हैं, तो उसके बाद ही आदमी सोचता है कि आगे क्या करियर होने वाला है। कुछ लोग डिग्री करते हैं, कुछ कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, तो कोई नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला जाता है आर्मी ऑफिसर, या डिफेंस की ट्रेनिंग लेने, या कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज या अकाउंटेंसी वगैरह। तो हजारों फील्ड्स हैं। तो हमारे टाइम पर भी फील्ड्स तो बहुत थी, लेकिन मेरा एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड सा था। हम्म, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल थे, तो ये था कि चलो शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस हो सकते थे, पढ़ाई में लेकिन अच्छे थे आप? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, पढ़ाई में अच्छे थे आप? आई थिंक आई वाज ओके, आई वाज डिसेंट। मेरे 80% की कैटेगरी में मार्क्स आ जाते थे, अरे अच्छे थे तो आप आई तो वाज पढ़ाई में। नॉट, अब आई तो वाज 80 तो बहुत होते हैं। आई थिंक आई वाज अबव एवरेज। पर लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले जो लोग होते हैं, वो 90 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में नहीं था मैं। हाँ, मस्ती करते थे तो आप स्कूल टाइम ये में? स्कूल टाइम में मस्ती करते थे, बंक वगैरह मारते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे? अनफॉर्चुनेटली नॉट, आई थिंक, बिकॉज वो शायद कुछ वो जिम्मेवारियां अच्छा। ऐसी परसीव हो गई मेरे दिमाग में हम्म, कि नहीं, हमारे पास अपना मकान नहीं है, हम वी वर इन द लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी, और मे बी इवन लोअर देन दैट। हाँ। तो मुझे ये कभी डिजायर नहीं होती थी कि मैं, मतलब वो बंक करना या मस्ती वस्ती करना, वो था ही नहीं डिक्शनरी में। वो हो सकता है ना कि तो कुछ लोग। आई थिंक आई मिस्ड आउट आल्सो, नहीं नहीं, आई ऐसा होता है मिस्ड आउट कि ऑन दैट, ऑन द जो मस्ती। जो सिंसियर सिंसियर होते हैं ना, तो वो जिन लोगों को एहसास हो जाता है कि देखो भाई, हमें किसी काम के लिए भेजा गया है, हम वही काम करेंगे, क्योंकि हमारे हमसे उम्मीद रखते हैं लोग, जिसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे से क्या उम्मीदें रखी जा रही है, मुझे उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। वो अपने वो अपने अपने साथ चोरी नहीं करता फिर, मतलब एक तरीके से वो ऐसा बंक नहीं करता। हम बंक या मस्ती जब तक करते हैं जब तक हमें लगता है कि यार अभी तो मस्ती है लाइफ में, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब हमें जिम्मेदारी आएगी तब देखी जाएगी। तो बंक वगैरह का सीन हम जब भी करते हैं, पर आपको रियलाइज़ हो गया था पहले ही, तो इसलिए वो सीरियसनेस भी आ गई थी कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई करनी है, इधर उधर नहीं भटकना ज़्यादा, तो वैसा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मेरे मेरे से किसी की कोई एक्सपेक्टेशन थी, या मेरे हाँ पेरेंट्स ने या किसी ने कुछ कहा हो कि तुम्हें ये करना है। हाँ। वो आई थिंक इट जस्ट हैप्स। इसमें मेरी कोई मेरे आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर दैट, इट जस्ट या फिर हैपेंड। तो दोस्त थे फिर स्कूल टाइम में, दोस्त थे ऐसे, मतलब हाँ, दोस्त थे मेरे, खतरनाक? लेकिन बहुत कम थे। मैं बहुत कम बोलता था। आज भी वैसे बहुत कम ही बोलता हूँ, लेकिन ऐसी सेटिंग हो जब बात हो रही, सवाल मतलब जवाब ऑफ वगैरह। कोर्स एवरीबॉडी चेंजेस। हाँ हर 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 इंसान की जिंदगी में बदलाव आते हैं। हाँ हर इंसान बदलता है वक्त के साथ, सिचुएशंस के साथ। आपकी कोर वैल्यूज भले ही वो सेम रहती होंगी, हाँ लेकिन पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं पूरी जिंदगी में। हाँ। तो थे मेरे दोस्त, लेकिन बहुत कम थे। मैं शायद थोड़ा सिलेक्टिव भी था अपने दोस्त बनाने में। मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता था लोगों के साथ, और इस वजह से कुछ मेरे कुछ कजन्स, मेरे और जो साथ में पढ़ने वाले लोग, वो भी फिर मुझसे थोड़े थोड़े से दूर ही रहते थे कि तो बात तो करता नहीं है, उससे क्या बात करनी। नहीं ठीक है। तो मैं भी हिचकिचाता था लोगों के साथ खुल के हाँ। एसोसिएशंस बनाने में। लेकिन कुछ लोग थे जिनके साथ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कह लीजिए आप, वो मैच करती थी, तो उनके साथ बात होती थी। तो हाँ, तो बस वो हाँ। टू कम टू द पॉइंट, बस वो ऐसा हुआ, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मुझे लगा कि मुश्किल ही है, हम्म, कि ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे थे। तो मार्क्स तो आ रहे थे, लेकिन वो कई बार मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा। मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स मुझसे क्लियर नहीं होंगे। हम्म, और उसके बाद बाकी रही वो एनडीए वगैरह,
नेशनल डिफेंस एकेडमी, मेरे साथ बहुत सारे और लोगों ने भी वो एग्जाम्स दिए, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। अगेन इज नॉट अ सरप्राइज, लेकिन फिर आपके जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड होते चले जाते हैं। मुझे पता नहीं था कि क्या करना। वो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि एक दिन अखबार आया घर पर और वो देखा तो वो किसी एक पेज पर नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी की एक एड आई हुई थी क्या बात है। कि ये जो जो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अप्लाई करें, ये दिस इज द फाइनल डेट, ये फॉर्म वॉर्म है जो। तो वो भर दिया जी वो फॉर्म, वो कर दिया। तो वो पंजाब में क्योंकि मैं था तो इतनी ज्यादा कोई अवेयरनेस, हाँ ढाबे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह हर जगह तब भी चलते थे, अब भी हैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इसकी कोई एजुकेशन भी होती होगी, कि इसकी कोई क्वालिफिकेशन भी होती होगी। नेवर अकर्ड। और ना ही मेरा कोई एक्सपोजर था उस तरफ। तो लेकिन ऐसा लगा कि वो होटल मैनेजमेंट ऐसा लिखा हुआ था, मेरे को लगा यार ये तो एक मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, ये तो कुछ कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। तो फादर को पूछा। फादर तो वैसे ही अनकन्वेंशनल थे, वो बिजनेस में तो जाना नहीं चाहते थे। अपने मम्मी के साथ काम करना, उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ा क्योंकि उनकी भी ऑप्शंस लिमिटेड सी थी। क्रिकेट जो वो खेलना चाहते थे या सिंगर बनना चाहते थे उसमें तो उनको परमिशन थी नहीं। तो जब उनको मैंने कहा कि पापा ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो। वो उनकी तरफ से कोई देयर वाज नो रेजिस्टेंस, व्हिच वाज ग्रेट। मैंने वो भर दिया तो उसके बाद फिर वो उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। एंट्रेंस एग्जाम देने चले गए तो वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया। क्या बात अ, उसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल आई, जब आई दिल्ली में मेरी इंटरव्यू हुई पूसा कैंपस में। तो वहां पर इंटरव्यू भी ठीक हो गई मेरी। क्या पूछते हैं और इंटरव्यू फिर में? वो था, और किस साल में हैं हम, क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? ये हाँ ये 1992 की बात हो रही है। अभी मैं पैदा नहीं हुआ। अभी अभी भी नहीं हो रहा हूँ पैदा। बस ठीक है। 92 की बात हो रही, तो ये हो गया, भर दिया जी, इंटरव्यू पे चले गए। इंटरव्यू, हाँ, इंटरव्यू में क्या हो रहा था? क्या पहन के गए थे, क्या तो तैयारी थी? इंटरव्यू नहीं, तैयारी मतलब आई वाज नर्वस ऑफ कोर्स, पर आई डिड नॉट नो कि किस तरह का सवाल मुझसे पूछा सही बात है। जाएगा। अगर कोई टेक्निकल सवाल मेरे से पूछ लिया जाता तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव फेयर्ड वेल एट ऑल। मुझे मुझे कुछ जानकारी नहीं थी पता इस ही नहीं फील्ड था, की। हाँ। हाँ तो पर आई थिंक वो जो इंटरव्यू पैनल पे लोग बैठे थे, शायद उनको भी ये बात पता थी कि बड़े तरह के यंगस्टर्स हमारे सामने आने वाले हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस फील्ड की जानकारी रखने वाले होंगे। हम्म, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी काइंड इंटरव्यू पैनल। हम्म, उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, और जो सवाल पूछे मैंने उन्हें जो मुझे लगा कि ठीक जवाब है, कॉन्फिडेंटली जो दिया जा सकता है, वो मैंने दिया। हम्म, और जो भी उन्होंने करीब करीब 20-25 मिनट या आधे घंटे की इंटरव्यू होगी। 4 लोग थे पैनल में सामने बैठे हुए। और आई थिंक बस उसके बाद वो थैंक यू, हैव अ गुड डे बताओ। बोल के बाहर आ गए। बताओ तो तो कुछ, पर क्या ये तो बताया? सोचा नहीं था याद है आपको? याद है कुछ? बताओ तो हमें कुछ इंटरव्यू का। आई थिंक उन्होंने मेरी हॉबीज के बारे में पूछा, अच्छा, क्या वही मुझे जनरल पसंद है और क्वेश्चन। क्यों पसंद। अच्छा। हाँ तो इसी तरह के कुछ सवाल पूछे गए थे। सो आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर एवरी सिंगल क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हाँ तब ऐसा होता था कि वो न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स, या वो एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, लक्ष्मण साहब, हाँ, आर के लक्ष्मण। उनके कार्टून्स बहुत हाँ, हाँ बड़े बड़े अमेजिंग कार्टून्स होते थे। कोई कोट्स होती हैं जैसे कोटेशंस, तो वो कोई ऐसी कुछ सामने आ गई जो दिल को छू गई, हाँ, या कोई ऐसा आर्टिकल आ गया, या किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी अखबार में पढ़ ली, मैगजीन में पढ़ ली, तो मुझे बड़ा शौक होता था कि उसको वो काट कर एक फाइल में मैं लगा देता था, हाँ। वो जस्ट टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट हम्म, इन बढ़िया। फ्यूचर एज वेल। वो फाइल मेरे पास थी, और एक ये सवाल मुझे जरूर आया था कि उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या क्या चीजें आपको पसंद है। तो मैंने उनको बताया, और ये फाइल मेरे पास थी, मैं अपने साथ ले गया था।
मुझे नहीं पता था कि वो मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा या नहीं, बट इट जस्ट सो हैपेंड कि मेरे से वो पूछा गया और वो फाइल थी और मैंने वो फाइल उनके आगे रख दी कि देखिए मैंने इस क्या तरह बात है। ये पेपर क्लिपिंग आर्टिकल्स मैं रखता हूँ अपने पास। और तो हो सकता है कि ये एक फैक्टर रहा हो कि हजारों जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हम्म, उनमें से जो सिलेक्ट हुए थोड़े से, उन थोड़े से कैंडिडेट्स में मैं भी था। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सिलेक्ट कर दिया। नहीं अच्छी बात है, उन्हें पता चला होगा कि ये बंदा मोटिवेशन ढूंढता है, क्या है इसके सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कितना कितना गहराई से सोचता है, क्योंकि इतने कम समय में हम पता नहीं लगा पाते कि कितना जेन्युइन है। तो वो एक एक आपके हाँ, इंटरव्यू पैनल वाले जो लोग होते हैं आई थिंक दे आर ट्रेन्ड, उन्होंने बहुत बहुत कुछ अपनी जिंदगी में हाँ देख, तो उनके लिए ऑफ कोर्स आसान होता है जो भी उनके क्राइटेरिया थे। हाँ। तो वो सिलेक्ट हो गया और मैं खुशकिस्मत रहा, मेरे फादर की वजह से मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई फ्रॉम एन इंडिविजुअल हम्म, जो कि लुधियाना में ही एक जो सबसे फाइनेस्ट होटल था तब वहां पर, क्या बात। उसमें मैनेजर थे। तो पापा मेरे को उनके पास ले गए कि अब देखो ये तुम्हारा इस फील्ड में तुम जाना चाहते हो तो ये एक इंडिविजुअल है, इन्होंने भी यही कोर्स किया हुआ है होटल हाँ मैनेजमेंट का और यहाँ पे ये मैनेजर लगे हुए हैं, तो इनसे जरा बात कर लो, गाइडेंस ले लो। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस उनसे मिल गई और उन्होंने मेरे को कहा कि ये देखो, उस टाइम पे 13 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हाँ। नेशनल काउंसिल के अंडर, पूसा के अंडर अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, 13 या 17 थे, कुछ ऐसी कुछ गिनती थी। तो बॉम्बे कॉलेज, जिसको मुंबई या दादर केटरिंग कॉलेज के हाथ कहते हैं, वो सबसे पुराना एस्टेब्लिश था और सबसे ज्यादा उसी को माना जाता था। दिल्ली वाज नॉट फार बिहाइंड क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स था। हम्म, तो ये जो शख्स थे मैनेजर, ये इन्होंने गोवा कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। ओके। तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो, अपनी जब चॉइसेस भरोगे तो फर्स्ट चॉइस अपनी दिल्ली भरना, हाँ सही। क्योंकि घर के पास नजदीक पड़ेगा है, हाँ। छुट्टी होगी तो फटाफट से घर आ जाओगे और वैसे भी हेडक्वार्टर्स है, हेड ऑफिस है, पूसा है, नथिंग रॉन्ग, ये तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बॉम्बे में पढ़ो, ओ। तो अगर तुम बॉम्बे में पढ़िए हम्म, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, बॉम्बे इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट। हम्म, तो बॉम्बे को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मत डालो, उससे सेकंड प्रेफरेंस डालो। ओके। तो उनके अपने लॉजिक थे, ही हैड बीन थ्रू दैट जर्नी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे इसको भरना है, कि कई बार क्या होता है कि इफ यू हैव डन वेरी वेल इन द इंटरव्यू और अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है तो उसके बावजूद भी तुम्हें फर्स्ट चॉइस नहीं दी जाती, हम्म, सेकंड प्रेफरेंस जो भरते हो वो दी जाती। यूजुअली दी जाती है। तो फर्स्ट भरो, अगर दिल्ली भर दिया, दिल्ली मिल गया तो ग्रेट, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं मिला तो योर सेकंड। तो बड़ा वो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने मुझे ये सब बढ़िया है, नहीं अच्छा अच्छा दिमाग बताया। ऐसे करो इसको, ऐसे भरो। तो दिल्ली फर्स्ट चॉइस थी, बॉम्बे सही, उसके बाद फिर जो भी इंस्टीट्यूट थे वो, चंडीगढ़ वाज आल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। हम्म, तो एज लक वुड हैव इट, बॉम्बे कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, सरप्राइज भी था, क्योंकि मेट्रो सिटी में मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था। राइट। तो मैं बॉम्बे चला गया अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ। मेरे ग्रैंड फादर को ये बात शायद पसंद नहीं थी, यार इसका क्या करोगे, ये क्या है। और जब मैं अपना फॉर्म भी साइन करवाने गया था अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, तो वो प्रिंसिपल साहब को बहुत शौक सा लगा था, बड़ा दुखी से हो गए उनके चेहरे पे। वो एक जो जब मैं उनके कमरे में, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव था। हाँ मैं जैसे वो स्कूल स्कूल में होता है, वो हाउसेज होते हैं, कोई येलो हाउस, कोई ये हाउस, को गांधी हाउस, नेहरू हाउस। तो वो मैं एक हाउस कैप्टन भी था और एकेडमिकली आई वाज ओके, एंड और इन एक्टिविटीज में आई वाज ऑलवेज, यू नो हाँ। कोई स्पीच कंपटीशन है या कोई सिंगिंग कंपटीशन, आई वाज ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग। और मेरे मदर भी उसी स्कूल में टीचर थे, अरे वाह। तो जान पहचान हमेशा थी। हालांकि वो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, मैं सेकेंडरी क्लासेस में था, तो वो ऐसा इंटरेक्शन तो मदर के साथ नहीं थी, हम्म, लेकिन सब लोग मुझे जान, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ एंड बिकॉज ऑफ माई मदर एज वेल। हाँ तो जब मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में घुसा फॉर्म साइन करवाने के लिए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे देखो खुश तो हुआ ही करते थे वो। हम्म, तो जब मैंने उनके फॉर्म रखा तो उनका चेहरा बुझ गया बिल्कुल।
उन्होंने कहा यार ये क्या करोगे, इसका क्या करोगे? तो कहा तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, आईआईटी वगैरह में कर सकते हो, तो ये क्या है? मैंने कहा सर, तो आई थिंक वो उनका उदास होना शायद मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बना कि अब तो नहीं, अब तो यही करना है। सही बात है। तो चले गए। तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मदर ने भी सपोर्ट किया, और देन बॉम्बे चेंज्ड हाँ, अ लॉट। तो अब बॉम्बे पे आते हैं, तो आप घर से चल दिए हो, तो एक एक बक्से में, मतलब ये तो पता ही होता है कि कितना लंबा कोर्स है, हमें कितने दिनों की पैकिंग के साथ जाना है, ये भी पता होता है थोड़ा बहुत, तो अपने घर वाले इतना करके ही चलते हैं कि जाओ, मतलब उन्होंने कमरा दिलवाया था आपको या कॉलेज हॉस्टल में रह रहे थे, क्या सब प्लानिंग क्या थी कि हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सवाल बहुत कम पूछा जाता है, तो हाँ ये आपने पूछा। हाँ नहीं, कोई तैयारी नहीं थी जी, कुछ कुछ पता नहीं था। आई वाज गोइंग इनटू एन अननोन टेरिटरी। वहां पे लिखा गया था कि लिमिटेड लिमिटेड सीट्स। अकोमोडेशन हाँ। है हॉस्टल में। तो लगा था कि शायद मिल जाएगी अकोमोडेशन, हम्म। और अगर ना मिली तो प्लान बी क्या होगा, वो कुछ इतना कुछ पता नहीं। मेरे पापा के एक दूर के रिश्तेदार वहाँ बॉम्बे में, बड़ा कारोबार था उनका, बहुत रईस, बड़े अमीर लोग थे वो। अरे वाह। तो वो लोग वहां पे जरूर रहते थे, तो यही सोचा था कि पहले वहीं जाएंगे, हम्म। वहीं डेरा डालेंगे एक दो दिन। हाँ। का पता लग जाएगा। और एक कोई मेरे बुआ के कोई रिश्तेदार भी वहां पर रहते थे, फूफा जी के रिश्तेदार। तो हाँ। उन्होंने कहा कि भाई ये भी हैं वहां पर, इनको भी फोन कर लेना, शायद कुछ मदद हो जाएगी। तो चल दिए। जब कॉलेज में एडमिशन हुई, सब पैसे वैसे दे दिए, तो पता लगा हॉस्टल में तो नहीं है भाई अकोमोडेशन, वहां नहीं मिल सकती। हम्म। तो आप, अच्छा अब क्या करें? यहाँ पे और भी लोग हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो पेइंग गेस्ट पीजी हाँ, अकोमोडेशन जिसको पीजी। कहा जाता है। तो वो पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन आपको कॉलेज के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कि बिल्कुल एक सामने एक बिल्डिंग सी थी, वहां पे वो प्राइवेट लैंडलॉर्ड, उनके पास कुछ कमरे थे, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज पेइंग गेस्ट रखा हुआ था। वहां पता किया तो पता चला कि वहां भी जगह नहीं है। तो ये जो हमारे अमीर रिश्तेदार थे, इनके साथ मैं रहा 2 4 दिन। सी फेसिंग इनका, बिल्कुल एकदम प्राइम लोकेशन ऑफ बॉम्बे, यूएस कॉन्सुलेट इनके घर के बिल्कुल, क्या बिल्डिंग के बात है। बिल्कुल वाह। डायरेक्टली ऑपोजिट था। सी फेसिंग अपार्टमेंट, 2000 स्क्वायर फुट की जगह, जो कि बॉम्बे में आप 2000 स्क्वायर फुट का आपका फ्लैट बॉम्बे की भाषा में 9वें माले पे है। हाँ। तो वो तो कमाल की जगह थी वो। करोड़पति। तो बड़ा लग्जूरियस सा, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे पता था कि यहाँ तो मैं नहीं रह सकूंगा ऑफ कोर्स। हाँ। तो फिर जैसा किस्मत में ऐसा लिखा था कि हमारे एक सीनियर थे, मेरे 2 साल सीनियर जो थे, वो जिस जगह पे रह रहे थे, वो बॉम्बे का था आईआईटी कैंपस, ओके। जो हमारे कॉलेज से काफी दूर था। ठीक है। ट्रेन जर्नी, लंबी ट्रेन जर्नी करके जाना पड़ता था। तो वो अपने मामा जी के साथ रहते थे, जो कि आईआईटी में लेक्चरर थे। सही। वो उनके मामा जी तो चले गए दुबई टू बेटर हिज प्रोस्पेक्ट्स, तो अपने भांजे को अपना फ्लैट दे गए, यार मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, हाँ। दुबई में वो नौकरी ढूंढूंगा, या कोई इंजीनियरिंग फर्म में मेरे को शायद नौकरी मिल जाए। तो आईआईटी का लेक्चरर क्या कमा लेता है, कुछ खास नहीं। ये तब उस जमाने की बात कर रहा हाँ। हूँ, अर्ली 90s, मिड 90s की बात हो रही है। पीपल वर स्टिल वांटिंग टू गो अब्रॉड। हम्म। वो भांजा जो है वो, उसके पास 2 कमरे का फ्लैट है, एक कमरे में वो खुद सो रहा है, एक कमरा खाली है, एक लिविंग रूम है, किचन है। तो उसने कहा यार मेरे पास एक कमरा खाली है, मैं 2 स्टूडेंट्स तो रख सकता हूँ। हम्म। तो पता लगा, कॉलेज के हमारे लेक्चरर्स थे कि भाई ये है, हमारा सीनियर है, हम्म। इसके पास एक कमरा खाली है, 2 लोगों का रख सकता है, बोलो जाना है क्या? हम्म। तो तलाश में थे, हमने कहा भाई अब और तो कुछ है नहीं, यही ले लो। तो ऐसे पेइंग गेस्ट आईआईटी कैंपस में कुछ महीने मैंने निकाले, हाँ। और फिर एक अकोमोडेशन मुझे मिल गई कॉलेज के पास ही, बढ़िया। जहाँ पर बॉम्बे का बड़ा एक फेमस नामी ग्रामी मंदिर, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाकर पूजा करते हैं, बहुत उस मंदिर की मान्यता है। उसे सिद्धि विनायक टेम्पल कहा जाता अरे वाह, क्या बात है। है। तो सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे में बहुत मशहूर है। हम्म। वो प्रभा देवी एरिया में सिद्धि विनायक टेम्पल है।
तो वो सिद्धिविनायक मंदिर के बिल्कुल पीछे एक बिल्डिंग में एक कमरा खाली था। वहां पे वो जो एक कमरे का फ्लैट था, और बॉम्बे में ऐसा ही होता है, तो हाँ एक वन रूम विच द पर्सन द ओनर हैड, वो उसमें सोते थे। एक किचन थी, उन्होंने उसमें भी बेड डाल दिया, और एक जो दरवाजा खोलते ही आप जिस हॉल में आता है वहां पे 4 बिस्तरे लगा दिए हैं। हाँ ये देख लो कि ये पसंद है तो अपना सामान जो अटैची में डाल के बिस्तर के नीचे, हाँ। और सोते थे। और बस ऐसे कुछ दिन काटे, फिर काफी टाइम बाद जाके फिर हॉस्टल में अकोमोडेशन मिली। कॉलेज का हॉस्टल तो ये मिला बाद में जाके। तो कितने साल का होता है होटल तो, मैनेजमेंट, कितने साल का हो रहा तो उस टाइम पे 3 साल, 3 साल का था। आप एक एक्स्ट्रा ईयर भी कर सकते थे, फोर्थ ईयर भी कुछ लोग करते थे, पर मेजोरिटी वुड जस्ट कंप्लीट 3 इयर्स। और तब ये डिप्लोमा हुआ करता था, कुछ साल बाद इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। है? ओके। तो क्योंकि ये डिप्लोमा था तो कुछ स्टूडेंट्स को होता था कि साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से आप कुछ कोई बीए या बीकॉम कर लो, हाँ तो आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा और डिग्री भी हो जाएगी, क्योंकि डिग्री की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस होती हाँ है। वैल्यू। और रादर ये सोच रखते थे जो ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले कि कुछ ये भी अच्छा होगा। हाँ तो मैंने भी ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस बॉम्बे यूनिवर्सिटी हाँ। में एडमिशन ले ली, और साथ साथ में अपना होटल मैनेजमेंट किया, और साथ साथ में अपनी डिग्री कर ली। खर्चा कैसे चला रहे थे आप? पैसे कहाँ से आ रहे थे कितना? क्योंकि घर से दूर रहना और हाँ, हॉस्टल ये के खर्चे। कहते की बात ऐसी है कि जैसे मैंने आपको कहा, हम तो हमारी फैमिली तो वैसी नहीं थी, हाँ यू नो, माइट बी अ लिटिल बिट लोअर देन द लोअर मिडिल क्लास। तो मेरे पे बड़ा बोझ होता था कि मेरे फादर मेरी ट्यूशन भर रहे हैं। मैं बहुत बहुत संकोच करके मैं उतना ही खर्चता था जितना मेरी जरूरत है। सही बात। तो ये और फिर जैसा मैंने आपको पहले कहा, वो हमारा अपना मकान हो, ये मेरा एक ड्रीम था। हम्म। तो वो को 50 पैसे या 1 रुपया सेव करके क्या मकान कोई बना लेगा, लेकिन वो बस बुद्धि ऐसी थी कि नहीं, जितना मैं सेव कर सकूं मैं कर लूं। राइट। ट्रू। और मैंने वही किया। और ये कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पता नहीं था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये बात सामने आई कि हमें टाइम टू टाइम, हर हफ्ते में एक बार दो बार, कई बार ज्यादा बार भी, हमें होटल्स में भेजा जाता था एज कैजुअल वर्कर्स। राइट। तो आप वहां पर जाकर वेटरेस वेटरेस की तरह काम सर्विस करना। करते हैं लोगों को। कोई शादी का फंक्शन है या कोई पार्टी हो रही है या कुछ भी है, तो वहां पे आप जाके, आपके हाथ में ट्रे थमाई दी गई है, चलो जी अब ड्रिंक्स सर्विस करो या खाना, वो बुफे के पीछे खड़े हो जाओ हम्म। या कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह की इस डिसिप्लिन तरह की सिखाए जाते थे। अपॉर्चुनिटीज थी। हाँ। तो ये जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक शाम के 50 रुपए दिए जाते वाह। थे। ताज होटल में, जो ताज बॉम्बे, जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो ताज होटल है, तो 50 रुपए मिलते थे। तो आप गए हैं, आपने रिपोर्टिंग, कॉलेज खत्म हुआ 5 बजे, 6 साढ़े 6 बजे रिपोर्टिंग होती थी। हम्म। फटाफट कपड़े बदले, भागे, ताज में पहुंचे, ब्रीफिंग हुई, खत्म हो गया। तो उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली बाद नहीं, मतलब वो पैसे जो है वो होटल इंस्टीट्यूट को भेज देता था, अच्छा। और इंस्टीट्यूट वाले फिर आगे आपको एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जितनी बार भी आप गए हैं, जो भी आपका हिसाब किताब बनता है वो आपको दे दिए जाते थे। हाँ। और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता था कि आप कब और कहाँ पर गए। हम्म। तो ये 50-50 रुपए इकट्ठे होने शुरू हो गए। सही। फिर जब सेकेंड ईयर में जब हम गए, तो सेकेंड ईयर में एक मॉड्यूल होता है, उसमें 6 महीने आप कॉलेज में स्पेंड करते हैं और 6 महीने आप एक होटल में एज ए ट्रेनी काम करते हैं। हाँ एक्सपीरियंस लेते हैं। अ, हाँ, वर्क एक्सपीरियंस। तो मेरी मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही। मैं ओबरॉय होटल जो बॉम्बे में नारीमन पॉइंट पर है, क्या बात। वहाँ पे मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं मेरी सिलेक्शन वर्क एक्सपीरियंस के लिए ओबरॉय में हो जाए, और वो हो गई। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और उस टाइम पे हमें जो मंथली स्टाइपेंड है वो 250 रुपये मिलता था। ओहो। सही। तो वो 250 रुपये, उस टाइम पे कॉलेज, आप वो दूसरी जो वो नहीं आप करते थे, वो आपके पास ये 250 रुपये महीने के हाँ आपको मिलते थे। तो वही जो 5-6 महीने काम किया, तो वो 1000-1200 जो इकट्ठे हुए, ऑफ कोर्स खर्चा भी होता है, हाँ। पर ये कोशिश होती थी कि मैं अपने, फादर मेरे कम से कम खर्चा उठाए। उन पे बोझ पड़े। हाँ
और जो मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये चीजें एडमिशन लेने से पहले पता नहीं थी कि ये सब चीजें हाँ, होती, कहाँ पता होती है। लेकिन ये हो गया, सो इट वाज लाइक अ बोनस कि चलो यार ये मिल रहा है तो बढ़िया है। हम्म। तो ऐसे खर्चा पानी चलता रहा। तो खर्चा पानी चला रहे थे तो मुंबई भी घूम रहे थे क्योंकि उस समय तो आप देखते होगे ना कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्योंकि मुझे पता था कि मैं घूमने फिरने की लग्जरी मैं ले नहीं सकता था, हम्म। क्योंकि मेरे दिमाग में वो मकान का बोझ था कि मैंने मकान बना, मैं कैसे घूम फिर लूं जब मुझे पैसे इकट्ठे करने। हाँ, तो खर्चा है तो। मैंने कोई 3 साल बाद मेरी जब एग्जाम्स हो गए, सब कुछ हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गए और ये नौकरी जब हाथ में आ गई, अब पता था कि हाँ नाउ आई हैव अ जॉब इन हैंड, तब मैंने अपनी पहली फिल्म देखी बॉम्बे में, पहले नौकरी कैसे आई? पहले नौकरी सिनेमा में बताओ जाके। आप, नौकरी कैसे आई? तो हम बड़े फॉर्चुनेट थे बॉम्बे कॉलेज में, बहुत सारी होटल कंपनीज, ताज हो, ओबरॉय, हॉलिडे इन, लीला, हम्म। ये जितनी भी आईटीडीसी, ये सब कंपनीज आकर हमें कैंपस में इंटरव्यू करते थे। हम्म। तो अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, हम्म। तो आपको अपना वो नॉमिनेशन देना होता था कि मैं भी, हम्म। आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी इंटरव्यूड। हम्म। तो वो फिर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते थे। कोई पहले वो स्क्रीनिंग अपनी करते थे कि चलो जी पहले ग्रुप डिस्कशन होगी, फिर कोई टास्क दिया जाएगा, कोई हम्म। ट्रायल लिया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वो होते थे। तो, तो मेरी सिलेक्शन हो गई ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, या होटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट ट्रेनी जिसे कहा जाता क्या बात है, बड़ी है। पोजीशन, और लीला, वही जो चाहते थे वही पोजीशन मिल रही है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बनना था। हाँ मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन वो अ, मुझे एज ए शेफ आइडेंटिफाई कर लिया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 3 इयर्स। वो लेबल लेबल लग गया मेरे साथ कि ये शेफ है ये। ओके। तो वो कैसे हुआ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही हुआ। नहीं, आपको क्यों नहीं पता? तो आपको क्यों नहीं पता? हाँ नहीं, क्योंकि मेरा रुझान था, मैं मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ। तो किचन में मेरा इतना खाने पीने में जरूर इंटरेस्ट था, लेकिन एज ए शेफ मैं अपने आप को ओके। कभी विजुअलाइज नहीं करता था। हाँ। तो एज ए किचन ट्रेनी, किचन मैनेजमेंट ट्रेनी, ताज में सिलेक्शन हो गई। लीला, लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, जिनका गोवा में होटल था तब, और बॉम्बे में भी था, लीला केम्पिंस्की। एंड लग्जरी होटल कंसिडर किया गया लीला को, कैप्टन नायर का बनाया गया। तो उसमें एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी मेरी सिलेक्शन हो गई। हॉलिडे इन तब नया नया ही था इंडिया में, हम्म। आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। और फिर ये एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुन रखा था। ठीक है। वो ये दिल्ली दिल्ली में बेस्ड थे। यहाँ पर भी मेरी सिलेक्शन हुई एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, और मुझे लगा कि ये ही मेरे लिए अरे वाह। सही कंपनी है। हम्म। तो ये मेरे जो कोर्समेट्स थे, टीचर्स थे, और जो लोग सलाहकार, एडवाइजर्स, सीनियर्स, उन लोगों ने मेरी बहुत इस बात के लिए मेरे को डांट लगाई कि हाँ। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। हम्म। ये ताज सबसे बड़ी होटल कंपनी है इंडिया की, हम्म। और सबसे रेप्यूटेड है, हम्म। और वो छोड़कर तुम ये एक छोटी सी स्टार्टअप ज्वाइन स्टार्टअप कंपनी हम्म। में ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये इसमें क्या समझदारी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। तो ये ऐसा बहुत लोगों ने मुझे उस टाइम पर कहा। पर दिमाग में बस ये था कि नहीं, मुझे भेड़ चाल नहीं करनी। हम्म। क्योंकि ताज में, ऑफ कोर्स नो डाउट, मैं, इट इज नॉट एन इंसल्ट टू दैट, आई वाज नाइव, मैं, मुझे पता नहीं था, भोला था मैं, हम्म। और शायद बेवकूफ़ी भी थी दिमाग में। तो ना ना समझी की वजह से मैंने इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा दिया, और ये एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैंने ठाना, क्योंकि 120 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप होता था। और कुछ ऐसा होता था कि 60 60 65 70 लोग आज कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती थी ग्रुप। हम्म। तो उसमें से कुछ बॉम्बे, को कैलकाटा, को दिल्ली, को अलग 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 जगह उनको भेजा जाता था। तो मुझे ये होता था कि
ये इतने सारे कॉलेजेस से और इतने सारे कैंडिडेट्स वहां ज्वाइन करेंगे तो मेरी अपनी पहचान कब बनेगी? तो इतने सारे लोगों में मैं कब जाना चाहूंगा? सही क्या बात है। सीखूंगा मैं यहाँ पर? तो जो सब लोग करते हैं वही मुझे करना है, तो फिर इसमें क्या? और फिर दूसरी बात क्या थी कि ये जो स्टार्टअप कंपनी थी इसकी सैलरी सबसे ज्यादा थी। हाँ। तो जो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो आप उनको इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो ब्रांड्स हैं, आपके सीवी पर, आपके रेज्यूमे पर एक स्टैंप लग जाती है, वो विच जो कि बहुत जरूरी भी है। कोई भी यंगस्टर्स जो मेरी बात सुन रहे हो, मैं उनको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप अपना करियर वैसे शुरू ना करें जैसा मैंने किया। एक एस्टेब्लिश्ड रेप्यूटेड कंपनी के साथ ज्वाइन करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो प्लीज आप टेक द ट्रॉडन पाथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। हाँ। तो वो ताज और ओबरॉय की सैलरी कम थी और ये स्टार्टअप कंपनी ज्यादा सैलरी ऑफर करती थी। सही, और दिल्ली दिल्ली से भी तो थी। ये भी एक, हाँ, तो ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर बना। मैंने कहा यार ये ठीक लग रहा है, इसमें मैं दो चार पैसे मेरे बचेंगे। हम्म, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। एंड इनका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था दिल्ली में, जिसको इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर अरे वाह। इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन सेंटर, हम्म, इसमें के 6 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, हम्म, 60 कमरे का वेरी एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली होटल अकोमोडेशन, दुनिया भर के कल्चरल प्रोग्राम्स, हम्म, दुनिया का, इंडिया का सबसे पहला, शायद सबसे पहला फूड कोर्ट, ओ, जिसको इटोपिया के नाम से क्या बात है। अ, खोला गया। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, हम्म, क्योंकि इसमें कुछ नया हो रहा है। हम्म, इंडिया में ये सब चीजें किसने देखी नहीं है। हाँ। तो लेट मी ज्वाइन दिस कंपनी, मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है तो जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो आई विल लर्न अ लॉट हाँ। बाय ज्वाइनिंग दिस कंपनी, और मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए मुझे लगा कि यही ठीक है। हम्म, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, जो कि बड़ी कंपनी में मुझे बड़े साल लग जाएंगे उस लेवल पर पहुंचते हुए। बिल्कुल। तो 1997 में, 1997 में हैबिटेट की ओपनिंग हुई। आई वॉज पार्ट ऑफ द ओपनिंग टीम। और उसके पहले एक छोटा सा होटल इनका था, होटल ब्रॉडवे, आसफ अली रोड पर, बिल्कुल दरियागंज के स्टार्टिंग पर, हाँ। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के पास। हम्म, और वहां पर एक प्रोजेक्ट हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिया कि हम चाहते हैं कि ये होटल इंडिया का सबसे पहला आईएसओ 9001 होटल बने। ओके। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन तब किसी भी होटल के पास इंडिया में नहीं थी। हम्म, सो आवर मैनेजिंग डायरेक्टर एट दैट टाइम विजनरी, और उन्होंने कहा कि आप ये मैनेजमेंट आप आयो, इज योर इंटेलिजेंस, हेल्प दी होटल, हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म द सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको आपके स्टैंडर्ड्स, आप उसको डिफाइन करते हैं कि ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। हम्म, आईएसओ ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे होटल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे हो, या ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो, या आपके कमरे अच्छे हैं, या आपकी सर्विस अच्छी है। वो ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स आपके हैं वो स्ट्रीमलाइंड है, और उन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हो, वो उस वजह से आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलती है। हम्म, तो वो एक बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम्म, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जिसने आईएसओ सर्टिफिकेशन होटल को दिलवाई। हाँ। वी बिकेम इंडियाज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन सेंटर। ओके। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और हम लोग बहुत सारे इवेंट्स और केटरिंग्स भी कर रहे थे। और ये मनीष मल्होत्रा मल्होत्रा जो हाँ। फैशन डिजाइनर, रोहित बाल, जे जे वलाया, ये इन सब लोगों की parties हम लोग कर रहे थे, उस टाइम वगैरह कर रहे थे। वाह। तो दिल्ली के जो अरुण अरुण पुरी साहब, जो इंडिया टुडे चलाते थे एक टाइम हम्म, पर, आपको याद होगा। तो और विनोद विनोद दुआ जी, जो कि रिपोर्टर हुआ करते थे दूरदर्शन। हम्म, तो इन सब लोगों से मिलना हुआ, इन सब लोगों के इवेंट्स हमने किए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। तो ये ऐसे बढ़िया। ये और जो और ये देखा डेस्टिनी का कितना बड़ा खेल है कि घूम फिर के दिल्ली में आ गए आप। और फिर कब गए थे मूवी देखने? जब सैलरी मिल गई थी जब, या फिर
तो हाँ, जब पता लग गया कि अब जॉब हाथ में है, क्लियर हो चुका है, एग्जाम्स हो चुके हैं, तो तब फिर फिल्म देखी, और कौन सी? फिल्म तब लगी थी हम आपके हैं कौन। ओके। तो हम आपके हैं कौन वाज माय फर्स्ट एंड ओनली मूवी व्हिच आई सॉ इन बॉम्बे इन अ सिनेमा। ओके। बाकी कभी कभी वो हॉस्टल में कोई मूवी लगी वो अलग बात है, पर सिनेमा में जाकर, तो बॉम्बे में बहुत सारे सिनेमाज हैं, एक्सेल्सियर, रीगल, मेट्रो, और भी न जाने कितने ही अच्छे अच्छे सिनेमाज, मैं कोई किसी सिनेमा में नहीं गया। सही बात। एंड आई फील आई मिस्ड आउट ऑन ऑन फन, जो मेरे मेरे साथी कभी क्लबिंग के लिए चले जाते थे, या पिकनिक पे चले जाते थे, या मूवीज के लिए चले जाते थे, तो आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग माय कॉलेज।